हेलो फॉक्स, बढ़ते हैं आगे की तरफ। आज का हमारा टॉपिक है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, क्लास 11 बिजनेस स्टडीज, चैप्टर नंबर 2 है ये। ठीक है क्लास, चलिए बढ़ते हैं। ओके जी क्लास, बिजनेस एंटरप्राइज क्या होता है? चलिए पढ़ते हैं। बिजनेस एंटरप्राइज क्या होता है? बिजनेस एंटरप्राइज एक इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट है जिसमें बिजनेस एक्टिविटी परफॉर्म करी जाती है। तो बिजनेस एंटरप्राइज क्या है? एक वो इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट टू फॉर्म एनी बिजनेस एक्टिविटी, यानी कि एक ऐसी बिल्डिंग, एक ऐसा इंस्टीट्यूशन जहां पे बिजनेस एक्टिविटी परफॉर्म करी जाती है या बिजनेस एक्टिविटी करी जाती है, उसे बोलते हैं बिजनेस एंटरप्राइज। ठीक। अब बिजनेस एंटरप्राइज को ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप 3 ब्रॉड क्लासिफिकेशन होता है बिजनेस एंटरप्राइज का। या तो वो प्राइवेट एंटरप्राइज होगी, या फिर वो पब्लिक एंटरप्राइज होगी, या जॉइंट सेक्टर एंटरप्राइज होगी। प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज कौन सी होती है? ये वो एंटरप्राइजेस होती हैं जिनको ओन करा जाता है, जिनको मैनेज किया जाता है, जिनको कंट्रोल किया जाता है एक प्राइवेट पर्सन के द्वारा। ठीक है, यानी कि जिसे ओन, मैनेज और कंट्रोल किया जाएगा प्राइवेट पर्सन के द्वारा, वो होती है प्राइवेट एंटरप्राइज। जिसे ओन, कंट्रोल और मैनेज किया जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा, वो होती हैं पब्लिक एंटरप्राइज। और जिसे ओन, मैनेज और कंट्रोल किया जाता है पब्लिक और प्राइवेट, यानी कि गवर्नमेंट और प्राइवेट पर्सन के कॉम्बिनेशन से, उसे बोलते हैं जॉइंट सेक्टर। आ गई बात समझ में? नहीं आ गई? अब देखिए, प्राइवेट सेक्टर जो होती है, प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज जो होती हैं, वो फर्दर 2 तरीके की होती हैं। या तो नॉन कॉर्पोरेट फॉर्म में होंगी या कॉर्पोरेट फॉर्म में होंगी। ठीक है। नॉन कॉर्पोरेट फॉर्म में क्या होता है कि ये वो प्राइवेट एंटरप्राइज होती है जहां पे एंटरप्राइज की आइडेंटिटी जो होती है और ओनर की आइडेंटिटी, एंटरप्राइज की आइडेंटिटी और ओनर की आइडेंटिटी एक दूसरे से सेपरेट होती है। आगे बात समझ में? यानी कि इन केस ऑफ कॉर्पोरेट फॉर्म ऑफ एन प्राइवेट एंटरप्राइज, द आइडेंटिटी ऑफ द एंटरप्राइज इज सेपरेट फ्रॉम दैट ऑफ द ओनर। नहीं यही समझ में? ये होता है कॉर्पोरेट फॉर्म में। लेकिन नॉन कॉर्पोरेट फॉर्म में क्या होता है? नॉन कॉर्पोरेट फॉर्म में आइडेंटिटी एंटरप्राइज की जो होती है वो ओनर की आइडेंटिटी से अलग नहीं होती है। In case of non-corporate form, the identity of the enterprise is not different from that of its owner. आगे बात समझ में? नॉन कॉर्पोरेट में आइडेंटिटी अलग नहीं होगी एंटरप्राइज और ओनर की, और कॉर्पोरेट में एंटरप्राइज और ओनर की आइडेंटिटी अलग अलग होती है। आगे बात समझ में? चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। जी क्लास, बढ़ते हैं आगे की तरफ। हमारा प्राइवेट एंटरप्राइज का, नॉन कॉर्पोरेट का पहला पार्ट जिसे बोलते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म। सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म क्या होती है उसको जानने से पहले सबसे पहले मतलब समझते हैं कि सोल प्रोप्राइटरशिप का क्या होता है। सोल का मतलब होता है वन, और प्रोप्राइटरशिप का मतलब होता है कि ओनर। वो बिजनेस जहां पे केवल एक ही ओनर हो उसे बोलते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म। आगे बात समझ में? देखिए, अ बिजनेस ओन्ड यानी कि जिसका ओनर एक, फाइनेंस कराई जाती है और कंट्रोल कराई जाती है, वह बिजनेस जिसको ओन किया जाता है, जिसको फाइनेंस कराया जाता है और जिसको कंट्रोल किया जाता है एक सिंगल पर्सन के द्वारा, बाय अ सिंगल पर्सन। ठीक। अब वो सिंगल पर्सन क्या होता है? उस बिजनेस में जितने भी प्रॉफिट होते हैं वो सारे के सारे प्रॉफिट का रिसिपिएंट भी वही सिंगल पर्सन होता है, और उस बिजनेस के जितने भी रिस्क होते हैं उस रिस्क का बियरर भी वही सिंगल पर्सन होता है। तो अ बिजनेस ओन्ड, फाइनेंस एंड कंट्रोल्ड बाय अ सिंगल पर्सन हु इज द रिसिपिएंट ऑफ ऑल प्रॉफिट्स एंड बियरर ऑफ ऑल रिस्क। ठीक। अब इस सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म को और डिटेल में थोड़ा सा पढ़ने के लिए उसके फीचर्स के बारे में पढ़ते। सबसे पहला फीचर होता है सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म का कि यहाँ पे सिंगल ओनरशिप होती है। देखिए, अभी हमने पढ़ा कि यहाँ पे एक सिंगल ओनर ही होता है, तो ये इसका एक फीचर भी होता है कि यहाँ पे केवल और केवल एक ही ओनर होता है या एक से ज्यादा ओनर नहीं होते हैं। दूसरा आता है
कंट्रोल। यहाँ पे जो ओनर होता है वो किसी के अंडर काम नहीं करता है, वहां पे उस ओनर का फुल कंट्रोल बिजनेस पर रहता है। यानी कि वो डिसीजन मेकिंग में किसी से सलाह मशवरा नहीं ले सकता, वो अकेला ही ओनर है और उसके पास पूरी पावर है डिसीजन लेने की। तीसरा आता है नो सेपरेट लीगल एंटिटी। जैसा कि अभी हमने पढ़ा था कि नॉन कॉर्पोरेट फॉर्म में ओनर की और एंटरप्राइज की एंटिटी सेम होती है, यानी कि उनकी आइडेंटिटी सेम होती है। यहाँ पे वो अलग अलग ट्रीट नहीं किए जाते, यानी कि सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म और उस सिंगल पर्सन को एक ही ट्रीट किया जाएगा। अगला आता है अनलिमिटेड लायबिलिटी। अनलिमिटेड लायबिलिटी में क्या होता है कि यहाँ पे जो ओनर होता है उसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड रहती है। अगर बाई चांस अगर ओनर अपने डेब्ट्स को पूरा नहीं कर पाता अपने फर्म के असेट्स से, तो वो लायबल होता है अपने घर से असेट्स लाने के लिए। आगे बात समझ में? इसलिए यहाँ पे लायबिलिटी जो होती है ओनर की वो अनलिमिटेड होती है। अगला आता है यहाँ पे कोई भी लीगल फॉर्मेलिटीज की जरूरत नहीं होती, सिंस सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म एक छोटी फर्म होती है, यहाँ पे एक एसएसआई टाइप की फर्म होती है ये, तो इसलिए यहाँ पे लीगल फॉर्मेलिटी, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं होती। आप चाहो तो आप रजिस्ट्रेशन कराओ, आप नहीं चाहते तो कोई ज़रूरत नहीं है रजिस्ट्रेशन कराने की। आगे बात समझ में? अगला आता है सोल रिस्क बियरर एंड प्रॉफिट रिसिपिएंट। वहाँ पे एक सिंगल अकेला एक ओनर है, अकेला एक मालिक है, तो उसमें जितने भी रिस्क होंगे उसको वो अकेला ही बियर करेगा और जितने भी प्रॉफिट होंगे उसको वो अकेला ही रिसीव करेगा। आगे बात समझ में? चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। जी बढ़ते हैं आगे की तरफ, इनके मेरिट्स और डीमेरिट्स के बारे में। मेरिट्स क्या क्या होते हैं? सबसे पहला मेरिट होता है कि इजी टू स्टार्ट एंड क्लोज। सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म सिंस ये रजिस्टर्ड नहीं होती है, इसलिए इसको जब आपकी मर्जी चाहे तब आप इसको आसानी से स्टार्ट कर सकते हैं और जब आपकी मर्जी चाहे तब इसको आसानी से बंद कर सकते हैं। आगे बात समझ में? अगला आता है क्विक डिसीजन मेकिंग। सिंस यहाँ पे एक सिंगल ओनर होता है, इसलिए इसको किसी दूसरे के साथ कंसल्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती और डिसीजन मेकिंग जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा क्विकली कर ली जाती है। तीसरा आता है सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट। अकम्पलिशमेंट मतलब पर्सनल सेटिस्फेक्शन। तो यहाँ पे ओनर जो होता है वो अपने पर्सनल सेटिस्फेक्शन को देख करके चलता है, इसलिए वो एक मेरिट में आता है कि पर्सन जो होता है, सिंगल ओनर जो है, वो एक सेंस यूज करता है पर्सनल सेटिस्फेक्शन की। आगे बात समझ में? वो पर्सनली सेटिस्फाइड हो जाता है। आगे बात समझ? अगला अनलिमिटेड लायबिलिटी। सेम केस फीचर्स में बताया था मैंने आपको। अनलिमिटेड लायबिलिटी में क्या होता है? असेट्स अगर पूरी तरीके से डेब्ट्स को बियर नहीं कर पा रहे हैं या तो वो पर्सन, वो सिंगल ओनर अपने घर से असेट्स लेकर के आएगा और उन डेट्स को पूरा खत्म करेगा। आगे बात समझ में? अगला नो लीगल फॉर्मेलिटीज। यहाँ पे किसी भी लीगल फॉर्मेलिटीज की जरूरत नहीं होती है, चाहो तो रजिस्ट्रेशन कराओ या मत कराओ। ठीक। अगला यहाँ पे एक सोल रिस्क बियरर होता है वो अकेला, और प्रॉफिट का भी रेसिपिएंट वो अकेला ही होता है। ठीक। बढ़ते हैं डीमेरिट्स की तरफ। डीमेरिट्स में सबसे पहला डीमेरिट आता है लिमिटेड फाइनेंशियल रिसोर्सेज। लिमिटेड फाइनेंशियल रिसोर्सेज में क्या होता है कि फंड्स जो होते हैं वो ओनर की पर्सनल सेविंग्स के लिए और उसकी बोरोइंग कैपेसिटी के मुकाबले बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड रहते हैं, बहुत ही ज़्यादा कम रहते हैं, इसलिए यहाँ पे फाइनेंशियल रिसोर्सेज की कमी रहती है। दूसरा अनलिमिटेड लायबिलिटी, सेम ऊपर की तरह। अगला आता है मैनेजरियल एबिलिटी। लिमिटेड मैनेजरियल एबिलिटी में क्या होता है कि सोल ट्रेडर जो होता है, जो सोल ओनर होता है, वो अकेला हर फील्ड में एक्सपर्ट नहीं होता है, जिसके कारण वो अकेला एक्सपर्ट नहीं होता है, इसकी वजह से उसकी मैनेजरियल एबिलिटी जो होती है फर्म की वो लिमिटेड रह जाती है। अगला पॉइंट अनसर्टेन लाइफ। अनसर्टेन लाइफ में क्या होता है कि अगर बाई चांस ओनर की डेथ हो जाए या ओनर इंसॉल्वेंट हो जाए या इलनेस हो जाए, पर्सन की प्रोप्राइटर जो प्रोप्राइटर है वो इल हो जाता है या उसकी डेथ हो जाती है या
इंसॉल्वेंट हो जाता है, तो उस केस में सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म बंद कर दी जाती है। क्यों? क्योंकि पहले ही बताया था कि सोल प्रोप्राइटर जो ओनर है और जो फर्म है उसकी आइडेंटिटी सेम है। आगे बात समझ में। लास्ट सी मेरिट क्या आता है कि लिमिटेड स्कोप फॉर एक्सपेंशन, यानी कि जब आपके पास कैपिटल की कमी है, जब आपके पास मैनेजरियल स्किल्स की कमी है, तो एक्सपेंड करने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। यानी कि ड्यू टू लिमिटेड कैपिटल एंड मैनेजरियल स्किल्स इट कैन नॉट एक्सपेंड इट्स बिजनेस टू अ लार्ज स्केल। आगे बात समझ में। इसी के साथ आपका सोल प्रोप्राइटरशिप वाला पॉइंट खत्म होता है। आगे हम पढ़ेंगे जॉइंट हिंदू फैमिली के बारे में। ओके, चलिए, ठीक। थैंक यू क्लास।